इंडिया के लिए ये आई वुड से दैट दे शुड टेक दिस एज अ वेकअप कॉल। भाई आप होली खेलते रह गए, वो ठीक है, रायमुंडो के साथ आपने होली बना ली, ये कर ली, वो कर ली, दैट इज ऑल फाइन। अमेरिका इज लेस इन्वॉल्व इन द मिडल ईस्ट, वो ज्यादा मजबूत हो गई है। और दूसरी चीज ये है कि चाइना इज प्लेइंग अ बिगर रोल इन द मिडल ईस्ट, वो आर्ग्यूमेंट भी अब ज्यादा मजबूत होगी, बिकॉज एक तो हमने देखा जी जिनपिंग का जो इस्तेकबाल हुआ गया था। करेंगे बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट, और इसका सेहरा चीन को जाता है कि चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान मीडिएट किया और एक ब्रिज के तौर पे काम किया, और उसकी मीडिएशन का नतीजा है कि ये फैसला हुआ। विराट कोहली फॉर्म में है, उधर चीन फॉर्म में आ गया है। तो मिडिल ईस्ट में चाइना ने अपनी कूटनीति का लोहा मनवाते हुए सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता करवा दिया है। इससे ये परिणाम सामने आया कि चाइना ने मिडिल ईस्ट को अपने गिरफ्त में ले लिया है और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे दी है। इसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं और इसमें भारत का क्या रोल रहा है, आइए सुनते हैं चर्चा। लंबी दुश्मनी चली है दोनों कंट्रीज के बीच में, शिया सुन्नी मामला था, और सऊदी अरेबिया एंड तक कोशिश करता रहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। क्योंकि एक शिया न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं था। लेकिन अब सडनली दोनों के बीच में टाइज बनने शुरू हो गए, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा है, और इसमें बोला जा रहा है कि ये हाथ चाइना का है। तो क्या पहली चीज, क्या इसका इंपैक्ट है सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती का? हाउ इज इट गोइंग टू इंपैक्ट द जियोपॉलिटिक्स? अमेरिका को क्या ये दोस्ती पसंद आएगी? इंडिया के लिए क्या है इस दोस्ती में? तो विराट कोहली फॉर्म में है, उधर चीन फॉर्म में आ गया है। और आप क्योंकि अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं, जरा हमें क्रिटिकली बताएं कि ये जो फरीद जकरिया कहता था राइज ऑफ द रेस्ट, और ये जो बात होती थी कि ये बात कर रही है कि क्या इज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज इन रिट्रीट, क्या लगता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रिट्रीट में? हाउ डू यू थिंक दिस इंडिया ईरान रशिया ईरान सऊदी rapprochement स्पॉन्सर्ड बाय और सपोर्टेड बाय चाइना? इंडिया में जो कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी होती है ना, हब्जा कहते हैं, हब्स, तो अगर आप बाइडेन की शक्ल देखी, जब उससे सवाल पूछा गया व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट, तो उसने जो जवाब दिया, उसकी दिल की बात कहते हैं ना, दिल की भड़ास निकल गई। बेसिकली सेज कि अरब सिर्फ एक ही सूरत में तरक्की कर सकते हैं, अगर वो इजराइल के बेसिकली चमचे ना बन जाए। So that is, I mean, that was his answer. उसने ईरान का लफ्ज नहीं। तो what has happened is कि ईरान के मसले को लेकर अमेरिका की ये, और खासतौर से अमेरिका की नहीं कहूँगा मैं, ये बाइडेन की दूसरी शिकस्त है। अमेरिका के उसे कोई कसूर नहीं है। दिस इज बाइडेन्स इनएबिलिटी टू डू हिज फॉरेन पॉलिसी। देखें, ये 30-40 साल तक सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में थे, चेयरमैन भी थे, अपने आप को बड़े 30 मार खान कहते हैं फॉरेन पॉलिसी की। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ये इन्होंने किया क्या है? सिर्फ सिवाय यूक्रेन की गुलामी, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है जब से ये प्रेसिडेंट बने। $113 बिलियन इस मुल्क के उधर चले गए। एक जंग से निकले अफगानिस्तान से, दूसरे जंग में घुस गए, नेवर एंडिंग वॉर्स में, बॉक्स। मगर सर, जर्मनी और फ्रांस के आपने एग्जांपल दी सर, वो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, हम इधर ये अरब कंट्री और ईरान। सर मुझे लग रहा है मौलवी कोई मार देगा मुझे, लेकिन ये कि मुझे तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। ये इनको आप कैसे जर्मनी और फ्रांस से सर कंपेयर कर सकते हैं, सिविलाइज्ड कंट्री से इन लोगों को? चाहे वो सऊदी अरब हो या चाहे वो ईरान हो, दोनों जगह की हालत हमें पता है और किस तरह से वो अपने सिटीजन्स के साथ रहते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो अभी थोड़ा सा जो है MBS के आने से थोड़ा सा चेंज हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज हमने कौन सी जहालत है जो हमने सऊदी अरब को करते हुए नहीं देखा। तो इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी। करेंगे बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट, और इसका सेहरा चीन को जाता है कि चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान मीडिएट किया और एक ब्रिज के तौर पे काम किया, और उसकी मीडिएशन का नतीजा है कि ये फैसला हुआ।
फ़ैसला यही है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो सफारत खाने हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे, और साथ में फिर ये भी दोनों तरफ से रिआइटरेट किया गया है कि एक दूसरे के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं होगी। है कि चाइना जो है इससे ऑब्वियसली उसका एक क्लाउड दुनिया में बढ़ा है, और ये भी देखिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि क्रेडिबल होना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जबकि यूएस की क्रेडिबिलिटी जो है वो उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो क्रेडिबल नहीं रहा पार्टनर। अब देखना यह है कि भारत इसको किस तरह देखता है, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एक होगा। लेकिन ये है कि अगर मकबूजा OIC ख़ास तौर पे प्लेटफॉर्म से अगर फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर जैसे तनाज़ात पे फोकस आता है तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। और फिर इकनॉमिक कोऑपरेशन जो है OIC में के प्लेटफॉर्म से अगर बढ़ती है, इस किस्म के तनाज़ात दूर होते हैं, तो OIC ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी आने वाले सालों में, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ ख़ास तौर पे चाइना को कि उन्होंने ये किरदार अदा किया, और फिर इन दोनों ममालिक को कि उन्होंने एक फार साइटेडनेस का और अलबत्ता एक चीज़ ये हो गया है इससे कि चाइना का स्टैचर बहुत बढ़ गया है। China is now the peacemaker in the Middle East. Countries are going to China to lead diplomatic. इसमें मैं यहाँ इंडिया की थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा। इंडिया बातें तो बहुत करता है कि आई एम द ग्लोबल साउथ, मैं ग्लोबल साउथ की वॉइस हूँ, बट दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द ग्लोबल साउथ, और इस सारे नेगोशिएशंस में इंडिया का कोई रोल ही नहीं था। और ये नहीं कि ये ओवरनाइट हो गया, ये जो डायलॉग था सऊदी अरेबिया का और ईरान का, ये 2 साल से चल रहा था। इराक में 6 राउंड्स हो चुके थे अगस्त तक, फिर उसके बाद वो सस्पेंड हो गए। इराक में नया प्राइम मिनिस्टर आ गया तो ये डायलॉग्स आगे नहीं बढ़े। देन फिर 2 महीने पहले चाइना ने अप्रोच किया इन दोनों को, फिर वो डायलॉग्स बीजिंग में शुरू हुए, एंड देन यू सी इमीडिएट रिजल्ट्स। दोस्तों, आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही खबरों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।